तान नहीं पा रहा है। तभी रास्ते के किनारे किसी का कार एक्सीडेंट होता है, पर कोई उस बंदे को वहाँ पर मदद करने नहीं आता। तभी अविनाश वहाँ पर जाकर उस आदमी की मदद करता है, जिससे खुश होकर वो लड़का गोपाल उसे अपने घर लेकर आता है। अब कहानी में आता है पहला ट्विस्ट, जब अविनाश अपनी खुद की तस्वीर को सामने वाली दीवार पर देखता है, और यही नहीं, उसे वहाँ पर अमूल्या भी दिखाई देती है, जिसको देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर अविनाश के घाव पर अमूल्या मरहम पट्टी लगा देती है और उसको एहसास होता है कि ये मेरे पति के जैसा लग रहा है, लेकिन वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती। तभी वहाँ पर विजय भास्कर आता है, जिसका नाम सुनकर अविनाश को वो पल याद आ जाता है जब उसने और अमूल्या ने प्लानिंग की थी कि हम अपने बेटे का नाम विजय रखेंगे। मतलब दोस्तों, विजय भास्कर और कोई नहीं बल्कि हमारे अविनाश भाई का ही बेटा है। अब गोपाल अपने पापा से अविनाश की मुलाकात करवाता है और उसे अपनी दादी यानी अमूल्या का सेक्रेटरी बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसी बीच रागिनी की नजर अविनाश पर पड़ती है और उसे पहले ही नजर में अविनाश पर क्रश हो जाता है। अब एक रात को भास्कर का बेटा गोपाल उसे अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं एक ऐप डेवलपर बनना चाहता हूँ। फिर जब उनकी बातें खत्म होती हैं तो अविनाश खुद से एक सवाल पूछता है कि यार 50 साल के बाद कोई आदमी जवान रह सकता है क्या? इसके बाद वो अकेला पड़ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए। इसी दौरान वो अमूल्या के कमरे में जाता है, बट जैसे ही वो जाने वाला होता है उसे ये बात याद आ जाती है कि मुझे तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, तो फिर मैं अमूल्या से कैसे बात करूंगा। अब न्यूज में खबर आती है कि मुख्यमंत्री की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बेटा काशी अपनी टीम को पावरफुल बनाने के लिए बाकी सदस्यों को भी पैसे देकर ऐड करवाने के लिए कहता है, ताकि वो इलेक्शन के वक्त विजय भास्कर को कड़ी टक्कर दे सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब्दुल्ला के हाथों होम मिनिस्टर का एक एमएमएस लग जाता है, जिसे विजय भास्कर संभाल के रखने के लिए कहता है। इसी बीच एक आदमी वहाँ पर मौजूद होता है जो बड़ी ही अजीब तरीके से ये सब कुछ सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि विजय भास्कर के घर में अविनाश की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसका वो पिंडदान करके अपने पापा को फिर से श्रद्धांजलि प्रदान करता है। और ये सब देखकर तो अविनाश टूट ही जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब एक दिन रूम में छानबीन करते हुए अमूल्या अविनाश को देख लेती है, जिसके जवाब में अविनाश अमूल्या को उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बताता है, जिसके जवाब में अमूल्या उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। फिर अब अमूल्या को भरोसा दिलाने के लिए अविनाश अपनी जिंदगी की बीती हुई पूरी A to Z कहानी उसे बताता है कि किस तरह उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। शुरुआत में तो अमूल्या उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ अमूल्या और अविनाश को ही पता थी, तो फिर अमूल्या को उस पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इसी बीच उनका बेटा यानी विजय भास्कर वहाँ पर आ रहा होता है, लेकिन कॉल पर होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस घर की नौकरानी उन्हें देख लेती है। यह अविनाश अमूल्या से कहता है कि वक्त आने पर हम सबको सच बता देंगे। अब यहाँ पर काशी और विजय भास्कर को चुनने के लिए सारे नेता मिलकर एक मीटिंग करते हैं, जिसमें वे फैसला नहीं कर पाते कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए वो उस मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। अब अगले दिन काशी की पार्टी का आदमी विजय भास्कर से मिलने आता है। दरअसल वो यहाँ पर काशी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ बातें करने आया होता है, लेकिन विजय भास्कर उसे अपनी ही बातों में फुसलाकर खुद मुख्यमंत्री बनने का फैसला उसे बता देता है। अब ये देखकर तो वो आदमी भी कंफ्यूज्ड है कि ये भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो भी मैं करूंगा। वो वहां से चला जाता है और काशी को इन सारी चीजों के बारे में बता देता है। अब यहाँ पर हम अविनाश को देखते हैं जो रागिनी से टकरा जाता है, जिसको सभी घर वाले देख रहे होते हैं। अब अमूल्या जब अविनाश के साथ ऊपर रूम में जाती है तो उस घर का नौकर उन्हें रोमांस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर तो शायद आपकी भी हंसी आ जाएगी। अगले दिन हम गोपाल को देखते हैं जो कंपनियों के कुछ क्लाइंट के साथ एक ऐप के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जो ऐप उसने अविनाश के कहने पर बनाया था। उस ऐप की खासियत ये होती है कि मुश्किल में इंसानों की वो मदद कर सकता है, जिससे हमारे देश में क्राइम्स और एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। और यही नहीं, उस ऐप को गवर्नमेंट द्वारा मान्यता भी दी गई है, जिससे वो बहुत खुश होकर घर जाकर अविनाश को धन्यवाद करता है और उसे साथ में एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है। अब यहाँ पर एक और कॉमेडी का पंच लगता है। जब रागिनी को भी अविनाश और अमूल्या के अफेयर के बारे में पता चलता है तो उसका भी इंटरेस्ट अविनाश के ऊपर से खत्म हो जाता है। अब एक दिन विजय भास्कर को पता चलता है कि उस मिनिस्टर का एमएमएस उसके फाइल लॉकर से गायब है, लेकिन जब वो इसका जवाब अपनी सेक्रेटरी से पूछता है तो रागिनी इस बात को टालने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसे उस पर शक हो जाता है और वो उसको जान से मारने की कोशिश करता है कि तभी अविनाश वहां आकर उसको रोक लेता है, जिसके बदले में विजय भास्कर उसे थप्पड़ लगा देता है। ये सब अमूल्या भी देख रही होती है, जिसके जवाब में अमूल्या भी विजय भास्कर को एक थप्पड़ लगा देती है। फिर वो अविनाश की सारी सच्चाई घर वालों को साफ साफ बता देती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। उल्टा सभी लोग अविनाश को ही दोषी मानकर घर से बाहर निकाल देते हैं। इसी बीच खबर पता चलती है कि अविनाश को किडनैप कर लिया गया है
फिर अगले दिन अमूल्या अविनाश की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां डिटेल्स पूछते वक्त खुद पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। 1900 2021 की क्या स्टोरी बता रही हो तुम? मतलब देखा जाए तो यहाँ पर बेटा बाप की उम्र से बड़ा है। अब अब्दुल्ला अविनाश को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेके आता है और अपने गुंडों से उसे जान से मार देने के लिए कहता है, लेकिन अफसोस उसका कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। उल्टा अविनाश को देखिए वो कैसे गुंडों की धुलाई कर रहा है। फिर वो लास्ट में अब्दुल्ला की जान बख्शकर वहां से चला जाता है। इसी बीच पूरे सोशल मीडिया के जरिए अमूल्या की और अविनाश की अफेयर की स्टोरी पूरे स्टेट में वायरल हो जाती है, जिससे लोग उन्हें काफी बुरी नजर से देखने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब वो मीडिया से मिलते हैं तो अमूल्या कहती है कि अविनाश ही मेरा पति है, बट लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और इस विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए अविनाश का और विजय भास्कर का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वहां से जाने के बाद उसकी मुलाकात शिवैया से होती है, जो अब मान चुका है कि अविनाश जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। एक तरफ मीडिया में अविनाश के डीएनए टेस्ट के बारे में खबरें चल रही होती है, तो दूसरी तरफ काशी अपने पार्टी मेंबर्स के साथ जश्न मना रहा होता है कि इस बार वो विजय भास्कर को बदनाम करके ही रहेगा। एक रात विजय भास्कर अपनी बदनामी के बारे में सोच रहा होता है, तभी अब्दुल्ला उससे कहता है कि मुझे अविनाश की बातों में सच्चाई लग रही है, क्योंकि उसे वो सारी चीजें पता है जो सिर्फ मेरे बाप को और अविनाश को पता थी। और अब तो अविनाश और विजय के डीएनए टेस्ट भी मिल चुके हैं और उससे पक्का यकीन हो जाता है कि अविनाश ही विजय भास्कर का बाप है। ये बात भी पूरी तरह मीडिया में फैल जाती है और डॉक्टर भी सोच में पड़ जाते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा केस उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इसलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए प्रोफेसर गिरीश सोलंकी को ये केस सौंपा जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। अब प्रोफेसर सोलंकी इस पूरे केस की डीप जांच करते हैं और साथ ही साथ अविनाश भी उन्हें अपनी जिंदगी में हुए सभी अजीब चीजों के बारे में बता रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ विजय भास्कर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अविनाश को मारने के लिए निकल पड़ता है, पर वहीं रास्ते में जाते वक्त काशी के गुंडे उसे दबोच लेते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर गिरीश सोलंकी तमाम रिपोर्ट्स के साथ एक लाइव मीटिंग अरेंज करता है, जिसमें वो तमाम न्यूज रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट के सामने ये प्रूफ कर देता है कि अविनाश ही विजय का पिता है। जिसमें वो बताते हैं कि 1900 के वक्त एक उल्का पिंड धरती से टकराया था, जिसके टकराव के बाद एक ऑक्सीजन चेंबर बन गया और युद्ध के दरमियान अविनाश उसी चैम्बर में गिर गया था और फिर 50 सालों तक वो उसी चैम्बर में अटका रहा, एक कोमा का सोर्स बनकर। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है। तभी एक जर्नलिस्ट उससे पूछती है कि आखिर तक ये उस चैम्बर में बिना खाए पिए जिंदा कैसे रहा। तब प्रोफेसर सोलंकी इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि ऑक्सीजन सर्कल चेंबर में टेलोमोरेस नाम का एक इंग्रेडिएंट मौजूद था, जिस वजह से अविनाश 50 सालों तक उसमें जिंदा और जवान रहा। और ऐसे तमाम सबूत वो वहाँ पर पेश करता है, जिस वजह से लोगों को यकीन हो जाता है कि ये अविनाश ही है जो 50 साल पहले खो गया था। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जो पार्थिव शरीर को इन्होंने अविनाश का शरीर समझकर जलाया था वो इनका नहीं बल्कि किसी और सैनिक का था। अब इस तरफ काशी के गुंडे विजय को उसके अड्डे पर लेके आते हैं, जहां वो उसको जान से मारने का ऑर्डर देता है। बट इससे पहले कि वो विजय पर हमला करता, तभी वहां पर एंट्री होती है अपने डैशिंग अविनाश भाई की, जो बड़े ही खतरनाक अंदाज में वहां पर एंट्री करके सभी को मार डालता है। मौके का फायदा उठाकर काशी विजय पर चाकू से हमला कर देता है, बट जैसे ही वो दूसरा हमला करता है तभी अविनाश बीच में आकर उसका वार अपनी पीठ पर ले लेता है। ये देखकर तो विजय को भी अविनाश के बारे में अपनापन फील हो जाता है। अब अविनाश विजय को अपने कंधे पर ले जाकर सारे गुंडों को चाकू से मारता है और यही नहीं, वो काशी के गले पर भी वार करके उसे मार डालता है। अब विजय की हालत को देखते हुए उसे तुरंत अस्पताल लेके जाता है, जहां डॉक्टर उसे कहती है कि इन्हें ब्लड की सख्त जरूरत है। ये सुनने के बाद अविनाश उसे अपना खुद का खून देता है। तभी मूल्या भी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंच जाती है। अब विजय भास्कर को यह एहसास होता है कि अविनाश ने उसकी जान बचाकर उस पर काफी बड़ा एहसान किया है और वो फाइनली मान जाता है कि अविनाश ही उसका पिता है। फिर मूल्या और अविनाश को एक साथ देखकर वो काफी खुश होता है और फिर तबीयत में सुधार आने के बाद विजय सीएम की कुर्सी संभालने के लिए रेडी होता है। तभी वहां पर आर्मी का एक ऑफिसर आता है और अविनाश को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर देता है, जहां अविनाश को ऑपरेशन मास्क के लिए चुना गया है और अविनाश भी उसे बिना कुछ कहे एक्सेप्ट कर लेता है। और इस तरह की हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों हम देखते हैं